मेरे ख्याल से सभी को आवाज़ सही आ रही होगी। देन हम लोग चालू करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आज की क्लास में हमारा है कि हम लोग डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट कैसे करते हैं और एब्सोल्यूट काउंट हम लोग कैसे कर सकते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट करने के बाद या फिर उसके साथ में ही। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी इन दो टॉपिक के बारे में होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। मेन हमारा है कि आज हम लोग पहले इंडेक्स देख लेते हैं कि किन किन पॉइंट्स पे हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में या फिर एब्सोल्यूट काउंट में। तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या हो सकता है इंट्रोडक्शन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का। फिर हम लोग देखेंगे कौन सा सैंपल इसमें यूज़ करते हैं हम लोग, स्मीयर कैसे बनाते हैं, कैसे बनाना है स्मीयर, देन उसको कलर करके कैसे देखना है हम लोग, फिर मैनुअल डीएलसी काउंट कैसे कर सकते हैं हम लोग पेपर पेन माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, डिफरेंट टाइप के हम लोग डब्ल्यूबीसीज को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग मार्फोलॉजी कैसी दिखती है माइक्रोस्कोप में उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। डीएलसी को ऑटोमेटिक सेल काउंटर से कैसे हम लोग काउंट होता है उसके बारे में बात करेंगे। देन हम लोग रिलेटिव परसेंटेज और एब्सोल्यूट काउंट के बारे में बात करेंगे। कैलकुलेशन देखेंगे कि एब्सोल्यूट काउंट निकालते कैसे हैं डीएलसी से या फिर टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट से। देन हम लोग रेफरेंस रेंजेस की बात करेंगे कि अलग अलग जो सेल्स होती हैं डब्ल्यूबीसीज उनकी रेंज क्या होती है, नंबर ऑफ सेल्स या फिर परसेंटेज ऑफ सेल्स कितना होता है नॉर्मली एडल्ट्स में। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की कि डीएलसी में अलग अलग सेल्स से बढ़ती हैं तो क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, जैसे कि किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो फिर यूसिनोफिल बढ़ती है, इस टाइप से मतलब कि न्यूट्रोफिल कब बढ़ेगी, लिम्फोसाइट कब बढ़ेगी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में बात करेंगे। देन हम लोग कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस देखेंगे मैनुअल काउंट की, और एडवांटेज और लिमिटेशंस हम लोग ऑटोमेटिक काउंट की भी देखेंगे। तो ये हमारा समरी है आज की। चलो स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, जिसको हम डीएलसी के नाम से भी जानते हैं, और एब्सोल्यूट काउंट, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट जो होता है ऐसा परीक्षण है जिसमें हम लोग पेरिफेरल ब्लड स्मीयर में मौजूद जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं, अलग अलग टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, न्यूट्रोफिल हो सकती है, लिम्फोसाइट हो सकती है, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, तो इनका हम लोग पता लगाते हैं कि कितने परसेंटेज में है, कितने नंबर ऑफ परसेंटेज में है, और इसके बाद हम लोग उसी से हम लोग परसेंटेज से निकाल सकते हैं कि एब्सोल्यूट काउंट कितना है, कि एक्चुअली नंबर ऑफ काउंट भी कितना है इनका, है ना। ये हमको परसेंटेज पता चलती है कि 70%, 80% है, और इसी परसेंटेज से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअली नंबर ऑफ काउंट कितना है, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट काउंट। ठीक है, अलग अलग इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में अलग अलग टाइप की सेल्स बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक्चुअली काउंट कर रहे हैं कि कौन सी सेल कितनी है हमारी बॉडी में, मोनोसाइट कितनी है, न्यूट्रोफिल कितनी है, लिम्फोसाइट कितनी है। ठीक है, इनके परसेंटेज और एक्चुअल नंबर कितने हैं इन सेल्स के, तो वो हम जब पता करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब कि एक तो होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है सारी सेल्स को मिला करके, मतलब न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल, बेसोफिल, सबको मिला करके टोटल नंबर ऑफ सेल कितनी है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सेल जो होती है वो 4000 से 11000 के बीच नॉर्मल होती है। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ सेल हो गए, लेकिन फिर उन सेल्स में इन जो 5 टाइप की डब्ल्यूबीसी है इन सब का अलग अलग सेपरेट परसेंटेज कितना है। ठीक है, वो हम पता कर सकते हैं। फिर एब्सोल्यूट काउंट में आता है कि अच्छा परसेंटेज तो हमको पता चल गया, लेकिन अब हर एक सेल कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि अगर किसी का एग्जांपल के लिए हमें मान के चलें कि किसी की डब्ल्यूबीसी 10,000 आती है। ठीक है, अब 10,000 उसकी डब्ल्यूबीसी आई और उसके बोल रहे हैं कि 60% न्यूट्रोफिल है उसके अंदर, तो 60% तो ठीक है, लेकिन एक्चुअल नंबर में कितनी है, तो नंबर अब हम जब निकालेंगे 10,000 के 60% तो हमारा 6,000 निकल के आएगा कि 6,000 न्यूट्रोफिल है। तो जो एक्चुअल नंबर निकल के आ रहा है हमारा सेल्स का, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट काउंट हमारा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट काउंट और डिफरेंशियल परसेंटेज में तो हमको लगभग लगभग क्लियर हो गया होगा, और आगे हम डिटेल में देखेंगे तो और वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी हमारी। कैसे करते हैं हम लोग डिफरेंशियल काउंट, तो सबसे पहले हमको ईडीटी सैंपल चाहिए है। ईडीटी एंटी कोगुलेंट में हमारा ब्लड सैंपल होना चाहिए। ठीक है, इस टाइप की ट्यूब रहती है, और देन हम उसकी बनाएंगे ब्लड फिल्म। इस टाइप की हमारी ब्लड फिल्म बनती है, ब्लड की फिल्म बनाएंगे जिसमें कि हमको सेल काउंट करना है। फिर हम लोग उसकी स्टैनिंग करेंगे। स्टैनिंग हम लोग राइट स्टैन या फिर हम लोग जिम्सा या फिर हम लोग लीसमैन स्टैन से हम लोग उसकी स्टैनिंग कर सकते हैं। तो पहले कलर करने के पहले ऐसे स्मेयर दिखेगा, कलर करने के बाद हमारा इस टाइप का स्मेयर दिखाई देगा। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की पूरी क्लास है जिसमें आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हैं, कैसे स्टैनिंग करते हैं, कैसे स्लाइड बनाते हैं। अभी हमको बस पता होना चाहिए कि कैसे स्लाइड बनती है, कैसे स्टैनिंग होती है। देन हम लोग काउंट की बात करते हैं। तो काउंट जो होता है मैनुअल काउंट भी कर सकते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, और देन हम लोग चाहें तो हम लोग ऑटोमेटिक सेल काउंटर का भी यूज़ कर सकते हैं काउंट करने के लिए। अगर से मैनुअल काउंट करना है तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे कि हम लोग 100 डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे। हम लोग 100 डब्ल्यूबीसी काउंट करेंगे, और 100 डब्ल्यूबीसी में से जितनी डब्ल्यूबीसी जो भी दिखाई देगी, मतलब न्यूट्रोफिल हमको 70 दिखाई दे रही है, 70 दिखाई दे रही है, तो 70% न्यूट्रोफिल हो जाएगी। ठीक है,
हमको लिम्फोसाइट 20 दिखाई दे रही है, तो 20% हमारी लिम्फोसाइट हो जाएगी। तो टोटल हम लोग 100 WBC काउंट करते हैं। थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए है तो हम लोग 2000 WBC काउंट कर सकते हैं, 200 WBC काउंट कर सकते हैं। 200 WBC काउंट करने से फिर ऐसा होगा कि जितनी भी जो भी सेल होगी उसका आधे ही कर लेंगे तो उसका परसेंटेज निकल आएगा। आधे करने से इन द सेंस मतलब ये है कि 200 WBC हमने टोटल काउंट करी, उसमें हमारी 140 हमको दिखाई दे रही है न्यूट्रोफिल। तो अब 140 मतलब 140%, 140 मतलब 140% तो होगी नहीं, तो उसका आधा करेंगे हम तो 70% हमारा निकल के जाएगा, क्योंकि हमारा डबल, हमारे यहाँ नंबर डबल हो जा रहा है ना। ठीक है, तो 200 का जो 140 होता है वो 70% होता है। तो ऐसे हम लोग 100 काउंट करते हैं नॉर्मली, जो लैब्स में जब करते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 200 भी काउंट कर सकते हैं, फिर उनका हम लोग परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करें कौन कौन सी सेल्स हमको WBC दिखाई देती हैं। तो WBC सभी लोगों को पता है कि 5 टाइप की होती हैं, नहीं पता है तो बता दे रहे हैं। WBC जो होती है 5 टाइप की होती है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यूसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, इसमें से जो 3 होती हैं वो ग्रेनुलेटेड होती हैं, जिनके अंदर ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, जैसे कि हमारी न्यूट्रोफिल होती है ग्रेनुलेटेड होती है। देन यूसिनोफिल और बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक है, और जो हमारी लिम्फोसाइट होती है, मोनोसाइट होती है, इसमें ग्रेन्यूल, एक्चुअली ग्रेन्यूल से मतलब यहाँ पे है कि ऐसे ग्रेन्यूल जो कि हमको जब स्टैन करते हैं तो कलर हमको दिखाई दे माइक्रोस्कोप में, तो स्पेसिफिक ग्रेन्यूल हमको न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल में दिखाई देते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट और मोनोसाइट में भी ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, लेकिन वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब वो कलर करने पे हमको नहीं दिखाई देते हैं, मतलब स्टैनिंग करने के बाद हमको वो दिखाई नहीं देते हैं वो ग्रेन्यूल। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक टाइप के ग्रेन्यूल पाए जाते हैं, इनमें ही पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे ग्रेनुलोसाइट इन 3 को बोलते हैं, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल को। ठीक है, उनको पहचानेंगे कैसे, जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने स्लाइड बना ली, स्लाइड को कलर करके देख लिया। अब कलर करके जब हम लोग माइक्रोस्कोप में उसको देखेंगे 100x में, तो हमको अलग अलग सेल्स अलग अलग टाइप की दिखाई देगी, जिससे हम पहचान लेंगे कि कौन सी सेल है। जैसे कि न्यूट्रोफिल जो है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो उसका है वो 2 से 5 लोब्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कैसे लोब्स में डिवाइड होता है देख लेते हैं। ये हमारी न्यूट्रोफिल है। अब इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 लोब्स में हमको क्या दिखाई दे रहा है, न्यूट्रोफिल दिखाई दे रहा है, और इसके अंदर का न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर जो है ये पूरी सेल जो है ये हमारी न्यूट्रोफिल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस जो इसके अंदर है वो हमको 4 लोब्स में दिखाई दे रहा है। तो हमको बोल सकते हैं इसको कि 2 से 5 लोब्स के अंदर है, तो ये न्यूट्रोफिल है। और क्या इसके स्पेसिफिकेशन है कि फाइन पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स दिखाई देते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे से डॉट दिखाई देते हैं जो कि हल्के से पिंक कलर के होते हैं। ठीक है, पिंकिश कलर के दिखाई देते हैं हमको डॉट्स इसके अंदर। यानी सबसे कॉमन होती है, मतलब सबसे ज़्यादा परसेंटेज में हमारी न्यूट्रोफिल ही पाई जाती है ब्लड में, WBC इसमें देखा जाए तो। ठीक है, देन हम लोग बात करें लिम्फोसाइट की। तो लिम्फोसाइट जो होती है राउंड होती है, डेंस न्यूक्लियस इसका होता है, और थिन रिम ऑफ साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, और न्यूक्लियस जो है सेल के साइज के लगभग बराबर होता है। तो स्पेसिफिकेशन के बाद राउंड मतलब इसका न्यूक्लियस जो होता है गोल होगा, गोल दिखाई देता है हमको। साइटोप्लाज्म जो ऐसा दिखाई देता है एक अंगूठी हो या फिर रिंग टाइप की है, रिम टाइप की हो, तो इसके ऊपर जो है साइटोप्लाज्म के ऊपर एक पतली सी रिम दिखाई देती है, मतलब साइटोप्लाज्म जो हमको छोटा सा दिखाई देता है। ज़्यादातर पार्ट इसका जो है न्यूक्लियस ही घेर के रखता है सेल के अंदर का, और जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो लगभग सेल के बराबर ही दिखाई देता है हमको, है ना। थोड़ा बहुत इसमें तो थोड़ा ज़्यादा साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है। कोई और न्यूट्रोफिल्स होती है जिसमें बहुत कम साइटोप्लाज्म दिखाई देता है, अधिकतर हमको उसके अंदर का न्यूक्लियस ही बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो ये इसकी इस पहचान है कि गोल न्यूक्लियस होगा, इसके साइटोप्लाज्म में किसी भी टाइप के डॉट्स नहीं पाए जाएंगे, और सेल थोड़ी सी छोटी होगी, और साइटोप्लाज्म थोड़ा डेंस दिखाई देगा, जैसे इनका थोड़ा सा लाइट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर भी थोड़ा हल्का सा वाइट दिखाई देता है, तो इसका पूरा डेंस दिखाई देता है साइटोप्लाज्म को। ठीक है, जैसे हम लोग बात करें मोनोसाइट की, तो मोनोसाइट का जो है इसका स्ट्रक्चर जो है किडनी या फिर हॉर्स शू लाइक न्यूक्लियस इसका दिखाई देता है। इसको न्यूक्लियस जो है इसको किडनी जैसे बनता है ना, ऐसे करके शेप बनती है किडनी की, तो किडनी के शेप में हमको इसका न्यूक्लियस दिखाई देता है। और फिर हॉर्स के जो शू होते हैं, पैर जो होते हैं, तो उसके शू जैसे हमको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई देता है इसका न्यूक्लियस का इसके। तो इसकी पहचान है, इसके साइटोप्लाज्म जो है, इसके साइटोप्लाज्म में कोई भी टाइप के ग्रेन्यूल नहीं पाए जाते हैं, स्टैनिंग करने के बाद हमको दिखते नहीं है मतलब ग्रेन्यूल। ठीक है, और साइटोप्लाज्म ग्रे ब्लू कलर का दिखाई देता है, साइटोप्लाज्म जो है हल्का सा ग्रे और ब्लू कलर का हमको दिखाई देता है इसका। ठीक है, सबसे बड़ी WBC हमारी मोनोसाइट होती है, सबसे साइज इसका सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, लगभग 16 माइक्रोन के आसपास का। देन यूसिनोफिल जो हमारी होती है बाई लोब्ड न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, और ऑरेंज कलर के इसमें रेड ऑरेंज कलर के ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं इसमें। तो ये हमारी यूसिनोफिल है जिसमें कि हमको बाई लोब मतलब 2 लोब दिखाई देंगे, एक लोब हो गया एक लोब हो गया, तो 2 लोब में इसका न्यूक्लियस हमको दिखाई देता है। और इसके अंदर जो पिंक कलर के हल्के हल्के ऑरेंज रेड कलर के क्या है डॉट दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ऐसे बहुत सारे भरे हुए हमको रेड कलर के ग्रेन्यूल इसके अंदर दिखाई देते हैं यूसिनोफिल के अंदर। तो ये पहचान है इसकी।
देखो अगर से हम लोग इसमें न्यूट्रोफिल और यूसिनोफिल में बात करें तो न्यूट्रोफिल में हमारे 2 से 5 लोब दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसके जो डॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और हल्के से हमको पिंकिश दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत छोटे होते हैं और प्रॉपर बहुत हाईलाइट होकर नहीं दिखते हैं। लेकिन इसके ग्रेन्यूल जो है बहुत रेड दिखाई देते हैं और बड़े बड़े दिखाई देते हैं और हाईलाइट होकर दिखते हैं हमारे, तो हम इससे पहचान लेते हैं कि ये यूसिनोफिल है हमारी, ठीक है। जब हम बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल बहुत रेयर ही दिखाई देती है, क्योंकि इसका परसेंटेज लगभग 1% के आसपास होता है हमारे टोटल WBCs में। लेकिन इसका जो हमके जो ग्रेन्यूल इसके अंदर जो दिखाई देते हैं वो डार्क ब्लू कलर के और थोड़े से लार्ज ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं, बड़े ग्रेन्यूल दिखाई देते हैं, ठीक है। ग्रेन्यूल जो है लगभग न्यूक्लियस को ढक करके रखते हैं, तो ये देखो बड़े बड़े ग्रेन्यूल दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर के हमको, ठीक है, डार्क ब्लू कलर के, और इसके ऊपर जो है जो न्यूक्लियस है उसको कवर करके रखे हुए हैं। तो इस टाइप की सेल अगर हमको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमारी बेसोफिल कहलाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक वाली सेल दिख रही है, ये बैंड सेल है। बैंड सेल इन द सेंस कि जब सेल्स बनती हैं, WBCs बनती है, तो उसके पहले की एक स्टेज रहती है जिसको बैंड स्टेज बोला जाता है। जब हम लोगों ने अभी कल जब हम लोग हीमोपोइसिस पढ़ा थे तो वहाँ पे बैंड सेल का एक हम लोगों ने इमेच्योर स्टेज में एक स्टेज पढ़ी हुई थी। तो बैंड सेल जो होती है वो इमेच्योर WBC होती है, ठीक है। तो बैंड सेल भी यहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक छोटी सी प्लेटलेट दिखाई दे रही है और बाकी जितनी भी रेड दिखाई दे रही है सारी हमारी RBCs हैं। तो इस टाइप से हमको पेरिफेरल ब्लड में पिक्चर दिखाई देती है। अलग अलग सेल्स की पहचान क्या है मैंने आप सभी लोगों को बता दी। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे हम लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया है कि एक स्लाइड ले ली है, स्लाइड में हम लोगों ने स्मीयर बना लिया है ब्लड का, उसको कलर कर लिया है। अब कलर करके हम उस स्मीयर के किस पार्ट को देखेंगे, तो इसमें 3 पार्ट होते हैं स्मीयर में। एक होता है हेड, फिर एक होता है बॉडी, एक होता है टेल वाला पार्ट। तो हेड वाले पार्ट में ऐसे थिक हमको क्राउडेड ओवरलिप्ड सेल्स दिखाई देती हैं, तो यहाँ हमको नहीं देखना है सेल्स को, ठीक है। और जो टेल वाला जो पार्ट होता है, सबसे आखिर वाला जो पार्ट होता है, वहाँ पे हमको ऐसे बहुत अलग अलग, बहुत ज़्यादा दूर दूर और थोड़ा सा हमको एक दूसरे से चिपकी हुई सेल्स दिखाई देती हैं, तो यहाँ पे भी हमको इसको सेल्स को काउंट नहीं करना है। और बॉडी में भी हमको जो टेल वाले एरिया में नहीं करना है, ऊपर सबसे आखिर वाले टेल वाले में, और हेड वाले में नहीं करना है। जो बॉडी और टेल के जो बीच का जो एरिया है, यहाँ वाला जो एरिया है, इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स काउंट करते हैं। इस वाले एरिया में भी नहीं करेंगे, यहाँ भी हमको अलग सेल्स ओवरलिप दिखाई देंगे। तो जहाँ पे यूनिफॉर्म सेल्स दिखाई दें, मतलब ऐसी एक लाइन में सेल दिखाई दें और बिल्कुल अलग अलग दिखाई दें, ना ही एक दूसरे से चिपकी हुई हो, ना ही एक दूसरे को ओवरलिप्ड हो, ठीक है। तो इस टाइप का हमको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है। तो इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, सेल्स की काउंटिंग करते हैं। कैसे करते हैं सेल की काउंटिंग, तो सबसे पहले हम लोग अलग अलग लेंसेज में इस स्लाइड को देखते हैं, जैसे कि 10x, 40x और 100x। इन सब लेंसेज का अलग अलग नाम होता है। जैसे 10x को हम लोग लो पावर लेंस बोलते हैं, 40x को हाई पावर लेंस बोलते हैं और 100x को हम लोग ऑयल इमर्सन लेंस बोलते हैं। अब इन अलग अलग लेंसेज में देखने का काम क्या है कि हमको अलग अलग तरीके से स्लाइड की क्वालिटी चेक करनी है और उसकी मार्फोलॉजी देखनी है WBC की। तो सबसे पहले हम लोग 100x में स्लाइड को फोकस करते हैं। तो 100x में जब स्लाइड को फोकस करते हैं तो हमको स्मीयर की क्वालिटी दिखती है कि कितना अच्छा स्मीयर बना हुआ है और स्टैंड कैसे हुआ है ना, और सेल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर तरीके से चेक करते हैं कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलग अलग तो क्लम्स वगैरह तो नहीं दिख रहा है। तो वो सब देखने के लिए हमको यहाँ पर 100x या 10x का हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, 10x ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है। और जब हाई पावर 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग सेल्स की एरिया को, काउंटिंग एरिया हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि यार हम लोग को इस एरिया से लेकर के इस एरिया तक हमको सेल्स को काउंट करना है। तो काउंटिंग एरिया सेलेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ 40x का यूज़ करते हैं। देन हम लोग 100x ऑयल इमर्सन का यूज़ करते हैं WBCs को पहचानने के लिए, उसकी मार्फोलॉजी पहचानने के लिए और उसको काउंटिंग करने के लिए, ठीक है, कौन सी WBC कितनी है। अब हम लोगों ने एरिया देख लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, WBC की मार्फोलॉजी पहचानने के लिए 100x भी लगा लिया। अब काउंटिंग कैसे करेंगे, ठीक है। तो काउंटिंग करने के लिए एक सिस्टमेटिक एक पैटर्न होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिगजैग पैटर्न या बैटलमेंट पैटर्न, ठीक है। तो इस जिगजैग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि हम लोग स्लाइड को जिगजैग फॉर्म में देखेंगे। जैसे कि हम लोगों ने सेल्स को यहाँ से काउंट करना चालू किया तो ऐसे नीचे जाएंगे काउंट करते करते करते, फिर थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे, फिर हम लोग नीचे जाते जाएंगे काउंट करते। तो ऐसे हमारा एक जिगजैग पैटर्न बनता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग रैंडम काउंटिंग से बच जाते हैं, ठीक है, कि यहाँ कर लिए फिर यहाँ कर लिए फिर वहाँ कर लिए, ऐसे रैंडम काउंटिंग करने से बच जाते हैं और सेल हमारी दोबारा काउंट नहीं होती। मतलब एक सेल को हम 2 बार काउंट नहीं करना है हमको, है ना। ये तो पता कैसे चलेगा, एक्चुअल नंबर हमको पता ही नहीं चल पाएंगे। तो सेल दोबारा काउंट ना हो, रैंडम काउंटिंग ना हो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे जिगजैग पैटर्न का यूज़ करते हैं सेल्स को काउंट करने के लिए, ठीक है। तो कितनी सेल काउंट करते हैं, 100 WBC हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो 200 काउंट कर सकते हैं। 100 WBC हम लोग काउंट करने के लिए ऐसे एक काउंटर का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं DLC काउंटर। इसमें देखो बेसोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट और पॉलीमॉर्फ मतलब होता है न्यूट्रोफिल हमारी।
तो उनके लिए यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, उनके सामने डिजिट डले हुए हैं और यहाँ टोटल काउंट दिखता है और 5 यहाँ पे बटन दी हुई हैं। तो इन बटनों में हम लोग हाथ रखते हैं अपना और जैसे माइक्रोस्कोप में लगा करके माइक्रोस्कोप में स्लाइड फोकस करते हैं और सेल्स दिखना चालू करते हैं जिग-जैग पैटर्न में। यहाँ से देखते हुए आएंगे और जो भी सेल्स दिखाई देगी, मान लो न्यूट्रोफिल दिखाई दी तो इस बटन को एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 1 लिख के जाएगा। वापस फिर थोड़ा सा आगे चले, फिर एक और न्यूट्रोफिल दिखाई दी तो फिर एक बार इस बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ 2 लिख के जाएगा। थोड़ा सा और आगे आया, यहाँ पहुँचिए, 1 लिम्फोसाइट दिखाई दी तो हम लोग इस बटन को प्रेस करेंगे तो 1 लिम्फोसाइट यहाँ लिख के जाएगा। तो जब ऐसे काउंट करते करते हमारी 100 सेल काउंट हो जाएंगी तो हमको यहाँ पे अलग अलग काउंट सेल्स का नंबर दिख जाएगा और यहाँ पे जो टोटल है, यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो टोटल 5 हुए, तो यहाँ टोटल 5 दिखाई देंगे और यहाँ डिफरेंशियल काउंट दिखाई देगा हमको। जैसे 100 सेल काउंट हो जाती है तो ये जो काउंटर होता है एक आवाज़ करता है, ठीक है, एक घंटी की आवाज़ करता है, तो हमको पता चल जाता है कि चलो 100 सेल हमने काउंट कर ली, क्योंकि हमारी नज़र तो माइक्रोस्कोप में होती है ना, हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से नहीं देखते, बस ऐसे देखते हैं कि कौन सी सेल दिख रही है तो उसको हाथ से हम लोग प्रेस करते जाते हैं। तो जैसे ही 100 होता है तो एक आवाज़ करता है और फिर हम लोग यहाँ इसमें देख लेते हैं इसमें कि कितनी हमारी कौन सी सेल्स हमने काउंट करी हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ देखा कि न्यूट्रोफिल हम लोग ने 60 काउंट करी हुई है, लिम्फोसाइट हमने 25 काउंट करी हुई है, मोनोसाइट 2 काउंट करी हुई है और ईओसिनोफिल कितनी काउंट करी और बेसोफिल देख लेते हैं, ठीक। तो ऐसे हमको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल काउंट हम लोग कर सकते हैं। मान लो कि अगर से हमारे पास मीटर नहीं है या फिर जो काउंटर नहीं है तो हम लोग एक पेपर ले सकते हैं, पेपर में 100 ब्लॉक्स बना सकते हैं छोटे छोटे से खाने, और उस पर हम लोग लिख सकते हैं कि अगर से न्यूट्रोफिल दिख रही है तो पहले ब्लॉक में N लिख लेंगे, दूसरे में L लिख लेंगे, अगर लिम्फोसाइट दिख रही है तो जो भी सेल दिख जाए तो उस एक एक ब्लॉक में हम लोग N, L, M, O ऐसा करके जो भी सेल्स का पहला अक्षर जो है वो हम लोग लिखते जाएंगे तो उससे हमको एक आईडी लग जाएगा। तो पेपर में जब हम लोग लास्ट में जब 100 ब्लॉक पूरे फिल हो जाएंगे तो काउंट कर लेंगे कि कौन सी सेल कितनी थी हमारी और उससे हम लोग परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो 100 सेल काउंट करने के बाद जितनी भी सेल जो दिखती है उतना उसका परसेंटेज होता है टोटल WBC में, ठीक है। तो ऐसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक तो इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग सेल काउंटर का इस वाले, और हम लोग पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारा माइक्रोस्कोपी वाली मेथड है, ठीक है, DLC एंड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोप में अगर हमको देखना है तो हम लोग कैसे करेंगे काउंट, ठीक है। दूसरी मेथड एक होती है ऑटोमेटिक सेल काउंटर में, कि सेल काउंटर में हम लोग को कैसे पता चलता है। तो सेल काउंटर जो है अधिकतर लैब्स में सेल काउंटर ही यूज़ होता है आजकल, बहुत कम ही हम लोग DLC काउंटर का यूज़ करते हैं। DLC काउंटर यूज़ करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब कुछ एबनॉर्मल सेल्स वगैरह दिखती है या फिर नंबर ऑफ़ सेल्स का काउंट बहुत ज़्यादा होता है और किसी को अगर से ल्यूकीमिया वगैरह है, ब्लड कैंसर वगैरह है, तो उस टाइम पे फिर हम लोग यहाँ पे मैनुअल काउंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सेल काउंटर में क्या होता है, हेमेटोलॉजी एनालाइजर होता है जिसमें कि अलग अलग प्रिंसिपल पे काम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पे काम कर सकता है, फ्लो साइटोमेट्री और लेज़र लाइट स्कैटरिंग पे काम कर सकता है। इसमें सीधा सीधा फंडा ये होता है कि लाइट सोर्स का यूज़ करके हम लोग यहाँ पे सेल्स को फ्लूइड में फ्लो कराते हैं और सेल्स की साइज और उसकी मार्फोलॉजी यहाँ पे जो हमारा सेल काउंटर है वो डिटेक्ट कर लेता है और मार्फोलॉजी डिटेक्ट करके बता देता है साइज और मार्फोलॉजी के आधार पे कि कौन सी WBC है और उसका परसेंटेज निकाल देता है। देखो इसका फ़ायदा एक होता है कि हम लोग जब काउंट करते हैं तो हम लोग 100 या 200 ही सेल्स काउंट करते हैं WBC, जब हम लोग मैनुअल काउंट करते हैं तो। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सेल्स काउंट करके बहुत एक्यूरेसी के साथ हमारा ये काउंटर बता देता है। बस एक्यूरेसी इसकी वहाँ फेल हो जाती है जब इमेच्योर सेल्स होती हैं, जब ल्यूकीमिया किसी को हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर तरीके से नहीं बता पाता है, तो फिर हमको मैनुअल काउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारा जो सेल काउंटर है वो परसेंटेज भी बता देता है सेल्स कितनी है और एब्सोल्यूट नंबर ऑफ कितनी सेल्स है वो भी बता देता है हमारा। एब्सोल्यूट के बारे में बात अभी हम लोग आगे करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज के बारे में तो लगभग सबको क्लियर हो ही गया होगा कि परसेंटेज ऑफ सेल क्या कहलाती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली हम लोग सेल काउंटर सारी चीज़ें मैनेज कर लेता है कि सेल का साइज़ क्या है, उसकी मार्फोलॉजी कैसी है, उसके आधार पे ये क्या करता है कि हमको बता देता है कि कौन सी WBC है और कितने नंबर ऑफ परसेंटेज में है और कितने काउंट में है WBC, ठीक है। और जो हमारा सेल काउंटर होता है वो भी अलग अलग पार्ट्स में आता है, 3 पार्ट, 5 पार्ट और 6 पार्ट। ऐसे एडवांस जितने ज़्यादा एडवांस होते जाएंगे उतने ज़्यादा पार्ट बढ़ाते जाते हैं। इनका मतलब ये होता है कि 3 पार्ट में हमारा जो सेल काउंटर है वो 3 ग्रुप में हमारा WBC को डिवाइड करता है। 3 ग्रुप में मतलब कि एक वो बताएगा कि ग्रेनुलोसाइट कितनी है, दूसरा बताएगा कि लिम्फोसाइट कितनी है और तीसरा बताएगा कि मोनोसाइट कितनी है। तो 3 ग्रुप में डिवाइड करके वो काउंटर काउंट कर सकता है, तो उसको 3 पार्ट काउंटर बोलते हैं। 5 पार्ट में होता है कि हमारा क्या है कि पाँचों टाइप की WBC को सेपरेट काउंट कर सकता है वो हमारा जो एनालाइजर है। वो मोनोसाइट, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट सबको अलग अलग करके काउंट कर सकता है। तो उसको हम लोग 5 पार्ट बोलते हैं जिसमें पाँचों WBC अलग अलग काउंट हो जाएँ। अब जो 6 पार्ट हमारा आता है ये थोड़ा सा एडवांस होता है, इसमें इमेच्योर सेल्स, ब्लास्ट सेल्स वगैरह भी ये पहचान सकता है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स में क्या होता है कि हमको मतलब इनके जो है प्राइजेस भी डिफ़र करते हैं कि अगर से 3 लाख के आसपास 2 से 3 लाख में हमारा 3 पार्ट सेल काउंटर आ जाएगा,
नॉर्मल लैब्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कॉमन लैब हैं जिसको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, वो डिफरेंशियल काउंट अलग से कर सकते हैं अगर से, तो ठीक है। थोड़ा सा और अच्छी लैब है तो 5 पार्ट वाले यूज़ करेंगे, और थोड़ा सा और एडवांस लैब है तो वो 6 पार्ट वाला एनालाइजर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे अपनी लैब में, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे ऑटोमेटिकली सेल काउंट हो सकता है, परसेंटेज और सारी चीज़ें निकाल करके। तीसरा हमारा होता है कि हम लोग बात करते हैं कि परसेंटेज तो हमको पता चल गया, एब्सोल्यूट काउंट एक्चुअल कैसे निकालेंगे हम लोग ने 100 सेल काउंट करी, जितनी सेल जो दिखी मान लो उसका हम लोग ने तो परसेंटेज बोल दिया कि यार हमको 100 सेल हमने काउंट करी WBC DLC में, हमको वहाँ पे 70 न्यूट्रोफिल दिखे तो 70% न्यूट्रोफिल हो गई। लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल अगर हमको निकालना है कितना है, तो फिर हम लोग वहाँ पे एब्सोल्यूट काउंट को फॉर्मूला हमको लगाना पड़ता है। फॉर्मूला में हमको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक ये पता होनी चाहिए कि टोटल फॉर्मूला के लिए हम लोग को जो फॉर्मूला हमारा है एब्सोल्यूट काउंट कैसे निकालेंगे कि टोटल WBC कितनी है, उस सेल का जिस सेल का परसेंटेज हमको निकालना है एब्सोल्यूट काउंट, उसका परसेंटेज रखेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 100 से हम लोग, ठीक है। तो हमारा एक्चुअल नंबर ऑफ काउंट निकल आएगा, एब्सोल्यूट काउंट निकल आएगा उस सेल का। तो एग्जाम्पल के लिए हम मान के चलते हैं कि एक पेशेंट है जिसकी जो है WBC जो है 8000 WBC है, ठीक है, 8000 उसका काउंट है और 60% उसके में क्या है, न्यूट्रोफिल है। तो 60% तो न्यूट्रोफिल है, 8000 टोटल काउंट है, लेकिन 60% में एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल कितनी है, मतलब 8000 तो टोटल सेल्स हैं पर माइक्रोलीटर ब्लड, 8000 टोटल सेल्स हैं पर माइक्रोलीटर ब्लड, और उसमें 60% जो सेल्स हैं 8000 में वो हमारे न्यूट्रोफिल हैं। तो एक्चुअल नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल कितनी है वो कैसे पता चलेगा? तो वो एब्सोल्यूट फॉर्मूले से पता चलेगा। कैलकुलेट करके देखते हैं, तो टोटल WBC रखते हैं 8000, इंटू करते हैं हम लोग परसेंटेज से तो 60, ठीक है। तो टोटल हमारा आ गया यहाँ पे 4,80,000। अब इस 4,80,000 को डिवाइड कर देंगे हम लोग यहाँ पे 100 से, तो हमारी 4800 जो हमारी है वो सेल्स निकल आएंगी पर माइक्रोलीटर ब्लड, न्यूट्रोफिल है हमारी। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट हमारा 4800 सेल्स पर माइक्रोलीटर ब्लड। टोटल हमारी कितनी थी? टोटल थी हमारी 8000 सेल पर माइक्रोलीटर ब्लड, उसमें से 60% न्यूट्रोफिल थी, तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल का काउंट हमारा आ गया 4800 सेल्स पर माइक्रोलीटर ब्लड। तो ऐसे फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं कि कोई भी टाइप की सेल्स निकाल सकते हैं। मान लो हम लोग को यहाँ पे लिम्फोसाइट निकालना है, लिम्फोसाइट 20% थी तो 20 से फिर हम लोग यहाँ 20 रखेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे और जो भी हमारा कैलकुलेशन आएगा उतने हमारे एब्सोल्यूट काउंट निकल आएगा न्यूट्रोफिल का। तो ऐसे हम लोग अलग अलग सेल्स के एब्सोल्यूट काउंट निकाल सकते हैं ऐसे फॉर्मूला यूज़ करके, ठीक है। अब हम लोग का फ़ायदा और नुकसान की बात करते हैं DLC काउंट के। तो DLC काउंट के पहले तो एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ये है कि एबनॉर्मल सेल्स को हम लोग यहाँ पहचान सकते हैं, ब्लास्ट सेल्स वगैरह को, कैंसर सेल को पहचान सकते हैं DLC करने टाइम, ठीक है। टीचिंग के लिए, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ या फिर एग्ज़ाम्स के लिए, अपन जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसके लिए आइडियल चीज़ है कि भाई पढ़ना ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, ठीक है। और अगर से जो हमारा एनालाइजर कई बार एरर कर सकता है, कई बार क्रॉस तो प्रॉब्लम कर सकता है, तो उसके क्रॉस चेक के लिए हमको यहाँ पे DLC काउंट करना पड़ता है। तो ये कुछ फ़ायदे हैं DLC काउंट करने के और पढ़ने के। जब हम लोग लिमिटेशंस की बात कर लेते हैं, क्या नुकसान या फिर लिमिटेशंस है इसकी, तो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत ज़्यादा खत्म हो जाता है इसमें, इसको करने में, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर है, जो मतलब काउंट कर रहा है, उसको किस टाइप से दिख रही हैं चीज़ें या फिर जिस टाइप से वो कर पा रहा है काउंट, तो उसके ऊपर भी यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएबल्स आ सकते हैं हमारे, है ना। और दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग कम सेम सेल्स को काउंट कर रहे हैं, मतलब 100 सेल्स बस काउंट कर ले रहे हैं और बता दे रहे कितने परसेंटेज है ना। यहाँ जैसे कि अगर से हम लोग एनालाइजर की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होता है DLC के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो बहुत सारी सेल्स को काउंट करता है, 100 सेल्स से ज़्यादा सेल्स को काउंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल साइज हमारा कम है ना, कम सैंपल साइज हम लोग ले रहे हैं, सिर्फ 100 सेल्स को काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ लिमिटेशंस है और ये कुछ फ़ायदे हैं हमारे काउंट करने के। थोड़ा सा हम लोग अब सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सभी टाइप की सेल्स का परसेंटेज नॉर्मल कितना होता है और एब्सोल्यूट परसेंटेज कितना होता है, एब्सोल्यूट काउंट कितना होता है नॉर्मली, ठीक है, वो बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ कुछ चीज़ें हम लोगों ने दी हुई हैं जो कि हेल्पफुल होंगी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो जो हमारी जो नॉर्मल रेंज हम लोगों ने यहाँ पे दी हुई है वो एक सामान्य नॉर्मल रेंज है ना, एक नॉर्मल रेंज की गाइड है, लेकिन लोकल लैब्स या फिर अलग अलग लैब्स के हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे इनकी रेंजेस हो सकती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। जैसे कि न्यूट्रोफिल जो है वो 40 से लेकर के 75% जो है वो नॉर्मल होती है, किसी किसी लैब में 70% तक नॉर्मल देते हैं वो लोग, है ना, 40 से 70% तक। तो न्यूट्रोफिल अगर से टोटल सेल्स में अगर से 40 से 70% है तो वो नॉर्मल है। एब्सोल्यूट काउंट की बात करें तो 4000 से 11000 हमारा काउंट होता है नॉर्मल। तो ये जो हमारी है, जो हमारी 1800 से 7500, मतलब कि हमारा 1.8 मतलब हमारा होता है 1800, 7.5 मतलब होता है 7500। तो 1800 से 750 7500 के बीच में हमारी जो होती है न्यूट्रोफिल जो होती है वो नॉर्मल होती है, ठीक है। अब देन हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने इसकी लाइफ स्पेन भी लिखी हुई है अलग अलग सेल्स की। जैसे कि ब्लड में जो है न्यूट्रोफिल की लाइफ स्पेन जो होती है वो 6 घंटे से 10 घंटे के बीच की होती है, इसके बाद वो
डिस्ट्रॉय हो जाती है। थोड़ा सा गला मेरा खराब सा लग रहा है, एक मिनट पानी। थोड़ा ठीक है। और अगर से जो न्यूट्रोफिल जो है टिश्यू के अंदर चली गई अगर से बॉडी के, तो वो 102 दिन जिंदा रह सकती है। और मोटा मोटी बात करें तो 102 दिन हमारी लाइफ होती है न्यूट्रोफिल की। लिम्फोसाइट की अगर बात करें तो अगर से ब्लड में है, ठीक है, तो वो कुछ दिन से कुछ हफ्ते तक रह सकती है। लेकिन अगर से लिम्फोसाइट अगर मेमोरी सेल के रूप में है तो कुछ महीने से कुछ साल तक जिंदा रह सकती है। वो मेमोरी सेल का मतलब होता है कि मान लो कोई बैक्टीरिया वायरस ने हमारी बॉडी के अंदर अटैक किया हुआ था, तो उसके खिलाफ उसने एंटीबॉडी बनाई हुई थी उस सेल ने। अब अगर से उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाई हुई वाली सेल जो है, उसकी अगर मेमोरी उसको रखनी है तो उसको कुछ साल तक तो रखनी पड़ेगी ना अपने अंदर मेमोरी की। बाद में कभी दोबारा अगर से वो बैक्टीरिया वायरस आ जाए तो कम से कम उससे लड़ तो सके, उसके खिलाफ तुरंत एंटीबॉडीज तो बना सके। तो वो जो एंटीबॉडी बनाने वाली जो सेल्स होती हैं वो लिम्फोसाइट की एक टाइप की सेल होती है। मतलब प्लाज्मा सेल जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है, तो वो भी लिम्फोसाइट का एक टाइप है। तो जो लिम्फोसाइट्स होती है अगर वो मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो चुकी है तो वो कुछ महीने से कुछ साल तक जिंदा रह सकती है, ठीक है। नहीं तो हमारी कुछ दिन या कुछ हफ्ते में ख़त्म हो जाती है सेल्स, मतलब मर जाती है हमारी लिम्फोसाइट जो होती है। मोनोसाइट का जो लाइफ स्पेन होता है वो 1 से 3 दिन होता है। लेकिन अगर से मोनोसाइट मैक्रोफेज बन गई है और वो टिश्यू के अंदर है तो वो कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक जिंदा रह सकती है हमारी, ठीक है। मैंने यहाँ ब्लड और टिश्यू की इसलिए बताई है क्योंकि अलग अलग हमको कुछ कई बार एग्जाम्स में अलग अलग टाइप से पूछी जा सकती है, ठीक है। यूसिनोफिल मतलब यहाँ पे जो अगर ब्लड के अंदर है तो कुछ दिन में ही खत्म हो जाएंगी सेल, कुछ घंटे से कुछ दिन की लाइफ रहती है। लेकिन टिश्यू के अंदर अगर से है तो फिर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक जिंदा रहती है। जैसे कि यहाँ देखो, यूसिनोफिल अगर ब्लड में है तो 6 से 12 घंटे में खत्म हो जाएगी, न्यू सेल बननी पड़ेगी। और लेकिन अगर ब्लड टिश्यू के अंदर है तो वो 8 से 12 दिन तक जिंदा रह सकती है यूसिनोफिल। वैसे बेसोफिल की बात करें तो कुछ घंटे से 1 दिन तक का इसका जिंदा रहती है। लेकिन अगर से टोटल लाइफ स्पेन की बात करें तो मतलब अगर टिश्यू वगैरह में है तो 2 से 5 दिन तक भी जिंदा रह सकती है। तो ये हमारे टिश्यू और ब्लड के हिसाब से इनकी लाइफ स्पेन हो गई। और नॉर्मल रेंज हम लोग ने यहाँ पे लिखी हुई है 40 से 75% जो हमारी न्यूट्रोफिल होती है। लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 40% होती है। मोनोसाइट 2 से 8% होती है। यूसिनोफिल 1 से लेकर के, यहाँ पे 0 हमने लिख दिया, देखिए 0 होना नहीं चाहिए, 1 से लेकर के 6% होती है। और बेसोफिल हो सकती है कुछ 0 से लेकर के 1% हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे 0.5 से 1% के आसपास बोल सकते हैं, ठीक है। काउंट की बात करें तो 100 से लेकर 200 होती है बेसोफिल नॉर्मली, 100 से लेकर के 200 होती है, ठीक है। और यहाँ पे 40 से लेकर के 400 के बीच यूसिनोफिल हो सकती है। मोनोसाइट 200 से 800 के बीच हो सकती है। और 1000 से 4000 के बीच लिम्फोसाइट हो सकती है हमारी। तो एब्सोल्यूट काउंट यहाँ पे लिखे हैं नॉर्मल कितने हैं, परसेंटेज यहाँ पे लिखे हैं नॉर्मल कितने हैं। यहाँ पे सेल्स के डायग्राम हमारे बने हुए हैं, सब एक बार देख लेना अच्छे से। पीडीएफ जब हम इसका शेयर करेंगे तो उसमें, ठीक है। अब हम लोग फंक्शन की बात कर लेते हैं, कौन सी सेल का क्या फंक्शन होता है। तो जो हमारी न्यूट्रोफिल होती है वो इम्यून डिफेंस का काम करती है। जब भी कोई बैक्टीरिया वगैरह बॉडी के अंदर आता है तो सीधे अटैक करती है उसके ऊपर, तो इम्यून डिफेंस का काम करती है हमारी, ठीक है। यूसिनोफिल जो होती है वो पैरासाइट या फिर एलर्जी के टाइम पे पैरासाइट के अगेंस्ट में, फिर एलर्जी के टाइम पे हमारी रिएक्ट करती है। बेसोफिल जो है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स शो करती है हमारी, कुछ टाइप के हिस्टामिन्स वगैरह निकालती है। मोनोसाइट वगैरह जो होती है वो हमारी इम्यून सर्विलेंस का काम करती है, देखती है मैक्रोफेजेस वगैरह बन जाती है तो डायरेक्ट अटैक कर सकती है बैक्टीरिया के ऊपर, है ना। और बी लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडी बनाती है। और टी लिम्फोसाइट जो हमारी सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है। अब जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स और अलग अलग टाइप की इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं उसके बारे में हम लोग जब इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। चलो अभी हम लोग आगे देखते हैं। एक पॉइंट ये हो सकता है कि, ठीक है, एक पॉइंट ये हो सकता है कि रिलेटिव परसेंटेज और एब्सोल्यूट सेल्स, इनके बारे में हमको एक बार बात करनी ज़रूरी है कि क्या होता है। कई बार क्या होता है कि किसी पेशेंट का 10,000 काउंट आ रहा है लेकिन उसका जो है रिलेटिव जो परसेंटेज जो है वो हमको ठीक दिख रहा है। मतलब कि जैसे कि रिलेटिव परसेंट की बात करें कि कई बार हमको ये देखना पड़ता है कि टोटल काउंट कितना है, उसका परसेंटेज कितना है और एब्सोल्यूट काउंट कितना है। तीनों चीज़ देख करके ही हम लोग किसी पेशेंट में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको क्या हो सकता है, क्या दिक्कत उसको हो सकती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमको परसेंटेज तो हमको ज़्यादा दिखाई देता है लेकिन एब्सोल्यूट काउंट देखते हैं तो वो नॉर्मल होता है उस व्यक्ति का। तो हम लोग सिर्फ परसेंटेज देख करके नहीं बोल सकते हैं कि इसको कोई दिक्कत है, हम लोग को एब्सोल्यूट काउंट भी उसका देखना जरूरी होता है। परसेंटेज अकेला कई बार मिसलीडिंग हो सकता है, इसलिए हमको टोटल WBC के साथ हमको उसका एब्सोल्यूट नंबर ऑफ काउंट भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, है ना। तो रिलेटिव यहाँ पे हमको रिलेशन परसेंटेज, एब्सोल्यूट काउंट और टोटल काउंट के बीच में हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बनाना, नहीं तो हम लोग गलत डायग्नोज कर सकते हैं पेशेंट को, है ना। तो वो पूरे इसके बारे में हमारा दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं, इसका PDF देंगे तो और अच्छे से डिटेल में इसका पढ़ लेना, ठीक है। हम लोग कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस और कुछ उसकी बात कर लेते हैं, कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं, टर्मिनोलॉजी की बात कर लेते हैं जो इसमें यूज़ होती है। एक टर्मिनोलॉजी में एक शब्द आता है न्यूट्रोफिलिया। देखो जहाँ पे भी फीलिया आ रहा है
उसका मतलब होता है बढ़ जाना, ठीक है। और जहाँ पे पीनिया आ रहा है, पीनिया मतलब कम हो जाना होता है, ठीक है। जैसे कि टोसिस, साइटोसिस कहीं आ रहा है, उसका मतलब भी बढ़ जाना होता है, ठीक है। और पीनिया मतलब कम हो जाना होता है। फीलिया मतलब बढ़ जाना, साइटोसिस मतलब बढ़ जाना, फीलिया मतलब बढ़ जाना। तो जहाँ फीलिया मतलब बढ़ जाना, साइटोसिस मतलब बढ़ जाना, पीनिया मतलब कम हो जाना, ये चीज़ें कुछ पॉइंट ध्यान रखना। अब जो भी सेल उसके आगे लग जा रही है, उस सेल्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिलिया मतलब न्यूट्रोफिल्स का बढ़ जाना। कब बढ़ जाएगी न्यूट्रोफिल? एक्यूट बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बढ़ सकती है, इन्फ्लेमेशन में बढ़ सकती है, कुछ स्टेरॉइड्स के कारण या फिर स्ट्रेस के कारण सेल्स हमारी बढ़ सकती है। जब इस सेल्स का नंबर ऑफ काउंट बढ़ा आएगा तो हम बोल सकते हैं कि इनमें से कोई प्रॉब्लम उसको हो सकती है। अब न्यूट्रोपीनिया कब देखने के लिए मिलेगा, मतलब न्यूट्रोफिल्स कम कब हो जाएंगी? तो कीमोथेरेपी अगर किसी को चल रही है, बोन मेरो फेल्यूर अगर किसी को हो गया है, ठीक है, सेप्सिस वगैरह बन गया है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो इन केसेस में क्या होगी? न्यूट्रोपीनिया देखने के लिए मिलेगा, मतलब न्यूट्रोफिल्स हमारी कम हो जाएंगी बॉडी में, ठीक है। अब लिम्फोसाइटोसिस कब देखने के लिए, मतलब लिम्फोसाइट्स का बढ़ा हुआ हमको कब देखने के लिए मिलेंगे? जब किसी को वायरल इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारा कुछ साइटोमेगलो वायरस होते हैं और CLL क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया में, तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है? लिम्फोसाइट्स बढ़ जाती हैं हमारी। अब लिम्फोसाइटोपिनिया कब देखने के लिए मिलता है, मतलब लिम्फोसाइट्स कम कब हो जाती हैं? HIV के केस में हो सकती हैं, स्टेरॉइड या फिर सीवियर इलनेस के केस में हमारी क्या हो सकती है? कम हो सकती है लिम्फोसाइट्स। यूसोनोफिलिया कब देखने के लिए मिलता है? एलर्जी के केस में, अस्थमा के केस में, और हेलमिंथ्स इन्फेक्शन मतलब यहाँ पे पैरासाइटिक इन्फेक्शन जो होते हैं उन केस में हमको यहाँ पे यूसोनोफिलिया देखने के लिए मिलता है। यूसोनोफिल्स हमको बड़ी देखने के लिए मिली, किसमें? एलर्जी, अस्थमा और हमारे पैरासाइटिक इन्फेक्शन में, ठीक है। मोनोसाइटोसिस कब देखने के लिए मिलेगा, मतलब मोनोसाइट बढ़ी हुई कब देखने के लिए मिलेगी? अगर पेशेंट रिकवरी फेज में है किसी इन्फेक्शन से, या फिर उसको TB की कोई दिक्कत है, या फिर उसको क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हो गया है, तो इन कंडीशन में हमको क्या देखते हैं? मोनोसाइटोसिस देखने के लिए मिलता है, मोनोसाइट बढ़ी हुई देखने के लिए मिलती हैं। बेसोफिलिया कब देखना? ये थोड़ा रेयर है, नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर किसी को माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर्स है, मतलब कि वही जिसमें उनकी सेल्स बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में बढ़ जाती हैं, मतलब कि मेच्योर सेल्स का नंबर ऑफ क्वांटिटी में बढ़ जाना, एक टाइप का ब्लड कैंसर भी होता है, तो उस केस में हमको क्या होता है? बेसोफिल्स देखने के लिए मिलती है। रेयर बीमारी है, लेकिन ये भी बीमारी होती है। कुछ चीज़ें याद रखने की वाली बात है, अगर से हमको क्या है कि जब हम लोग हेमेटोलॉजी सेल काउंटर में जब हम लोग सेल्स काउंट करते हैं, तो वहाँ पे हमको कुछ ब्लास्ट सेल्स वगैरह देखने के लिए मिलती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमको टोटल नंबर ऑफ सेल्स का काउंट देखने के लिए बढ़ा हुआ देखने के लिए मिलता है। मतलब कि अगर से किसी की जो नॉर्मल काउंट है वो 4000 से 11000 होता है, और अगर से किसी का 10,000, 15,000, 20,000 तक भी आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर से किसी का बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर से सेल्स दिख रही हैं हमारे उसमें, जैसे 1 लाख के आसपास, 80,000 के आसपास, तो हो सकता है उसकी बॉडी में ब्लास्ट सेल्स हो, तो उसको हम उसके लिए फिर हमको स्मीयर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और स्मीयर हमको ब्लास्ट सेल्स, इमेच्योर सेल्स बहुत अच्छे से हम लोग देख पाते हैं। अगर से ब्लास्ट सेल्स और इमेच्योर सेल्स दिख रही हैं अगर से, तो फिर हम लोग को उसको हेमेटोलॉजिकल रेफरल में हम लोग को और भी टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे कि उसका फ्लो साइटोमेट्री कर सकते हैं कि किस टाइप की ब्लास्ट सेल्स दिख रही हैं उसके लिए, और बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं कि बोन मैरो में क्या कंडीशन है, बोन मैरो की किस टाइप की सेल्स बना रही है, फिर कैसा क्या चल रहा है बोन मैरो के अंदर, तो वो सब देख सकते हैं अगर हम लोग को, अगर ब्लास्ट सेल्स स्मीयर में हमको दिखाई दे रही हैं तो कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस की हम लोगों ने बात कर ली। तो आज का हमारा जो DLC काउंट है वो यहाँ पे एंड करते हैं हम लोग, ठीक है। किसी का कोई कन्फ्यूज़न हो इसके रिगार्डिंग, तो वो अभी हम लोग लाइव क्लास लेंगे, तो उसमें जुड़ करके MCQs वगैरह भी सॉल्व करेंगे, और इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो उसके बारे में वो क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। तो आज की क्लास में लोग यहाँ पे एंड करते हैं, और मिलते हैं हम लोग लाइव क्लास में अभी, और वहीं पे इसका PDF भी हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।